ये है ABPL डिजिटल नेटवर्क और आप देख रहे हैं ABPL न्यूज। नमस्कार, मैं हर्षिता और आप देख रहे हैं ABPL न्यूज। पंतनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत सिडकुल के CEPT प्लांट में गिरकर 3 कर्मचारियों की मौत हो गई। वहीं एक कर्मचारी की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिसे तत्काल ही उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी मिलते ही आनंद फानंद में पुलिस और NDRF की टीम मौके पर पहुंची, जहां रेस्क्यू कर तीनों शवों को पानी से बाहर निकाल दिया है। तकरीबन 1.5 से 2 घंटे इसमें लगे हैं, क्योंकि हमारे पास में पहले काफ़ी सारा वहाँ पे गैस का रिसाव हो रहा था, तो उसमें हमारे फायर टेंडर्स ने पहले पानी की बौछार की, ताकि जो भी बेसली गैसेज जो हैं उनका थोड़ा सा ठीक किया जाए उनको, तो फिर उसके बाद में ऑपरेशन शुरू किया। ये सर नीचे क्या सफाई करने गए थे? के माध्यम से सूचना आई कि 3 लोग जो हैं या इस कंपनी के ये कंपनी जो है वाटर ट्रीटमेंट का काम करती है, उसमें गिर गए हैं और उनकी मौत हो गई है। तब जब हम यहाँ पे पहुँचे तो हमने देखा कि 3 लोग उसमें नीचे दिख रहे थे डेड बॉडी के रूप में। तो हमारी SDRF, फायर और हमारी पुलिस, जिले पुलिस की टीम ने संयुक्त ऑपरेशन करके 3 और डेड बॉडी को रेस्क्यू कर लिया है। ये बताया हमें वो ऐसा ही कि एक आदमी उनमें से पहले सफाई करने के लिए गया था, फिर जब उसके चिल्लाने की आवाज़ आई तब यहाँ के जो प्लांट हेड थे, जो हैदराबाद के थे, वो वहाँ उनकी मदद के लिए पहुँचे हैं। और जब फिर वो नहीं निकले हैं तो तीसरे व्यक्ति को उन्होंने भेजा गया। फिर उसके बाद में एक चौथा व्यक्ति और गया था, विजेंद्र नाम का, तो उसको बेहोश सा हो गया, तो उन्होंने ऊपर खींचा उसको और उसको फिर हॉस्पिटल रेफ़र कर दिया। 3 डेड बॉडीज़ जो हैं इनको भी हम हॉस्पिटल के लिए भेज देंगे। बाजपुर में कांग्रेसी PCC सदस्य सुनीता टमटा ने भ्रष्टाचार और महंगाई के विरोध में सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ न्याय यात्रा निकाली। कांग्रेस की न्याय यात्रा का शुभारंभ ग्राम बेतखेड़ी से किया गया। कांग्रेस द्वारा निकाली गई न्याय यात्रा का विभिन्न स्थानों पर स्वागत किया गया। कांग्रेस पार्टी द्वारा ये न्याय यात्रा निकाली जा रही है उन मेरे नौजवान बेरोजगार भाइयों के लिए और महिलाओं की आवाज़ के लिए, मजदूरों के लिए, उन किसानों के लिए ये न्याय यात्रा निकाली जा रही है। और ये कांग्रेस पार्टी इन सब के साथ न्याय ज़रूर करेगी और यहाँ बाजपुर की जो जनता है वो मेरे साथ न्याय करेगी। देखिए, ये जो है कांग्रेस पार्टी से जो शीर्ष नेतृत्व द्वारा जो पहले भी कहा गया था कि मैं पिछले 5 साल से यहाँ पे जो है कार्य कर रही हूँ, क्षेत्र में जन जन की सेवा कर रही हूँ और मुझे उन पूरे जो मेरे शीर्ष नेतृत्व है उन पे पूरा विश्वास है कि जो टिकट की जो दावेदारी जो मैं कर रही हूँ, मुझे उन पे पूरा विश्वास है, वो मेरे साथ न्याय करेंगे और टिकट मुझे ही देंगे कांग्रेस पार्टी से द्वारा। मैं इतना ही कहना चाहती हूँ। काफल साप्ताहिक के संपादक हरीश करायत की 8वीं पुण्यतिथि पर उनका भावपूर्ण स्मरण किया गया। प्रेस क्लब सभागार में करायत की फोटो पर पुष्प अर्पित करते हुए लोगों ने उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी। प्रेस क्लब बागेश्वर में आयोजित कार्यक्रम में वक्ताओं ने संपादक हरीश करायत से जुड़े अपने अनुभव साझा किए। सामाजिक कार्यकर्ता थे, तो समाज के लिए या पिछड़े लोगों के लिए अपना बहुत बड़ा दायित्व निभाया करते थे। उनके पीछे हमेशा अपना समय बर्बाद करके भी लगे रहते थे। ऐसी कोई वो नहीं। और वो एक बाद में यहाँ पर काफल पत्रिका का वो किया उन्होंने, उसी के उसमें यहाँ पर प्रेस क्लब के संस्थापक वो भी बने, सदस्य रहे, जिनका स्वास्थ्य खराब होने के चक्कर में उनका दिल्ली में लास्ट निधन हो पड़ा, जिसको हम उनकी 26 अक्टूबर को उनकी पुण्यतिथि यहाँ प्रेस क्लब द्वारा श्री चंदन भाई द्वारा मनाई जाती है। और उसी हिसाब से आज भी उनकी पुण्यतिथि मनाई जा रही है। उस चक्कर में हम लोगों ने प्रेस क्लब परिसर में वृक्षारोपण का वो भी किया। अब बताइए सर, किस तरह कार्यक्रम रहा और किस तरह से मनाया गया इसको? आज स्वर्गीय हरीश करायत जी की 8वीं पुण्यतिथि के अवसर पर प्रेस क्लब सभागार बागेश्वर में जनपद के सभी पत्रकार और साहित्यकार बंधुओं द्वारा यहाँ पर एक गोष्ठी का आयोजन किया गया और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। और जैसा कि उन्होंने काफल साप्ताहिक पत्रिका का संपादन अपने जीवन में किया था और एक सामाजिक कार्यकर्ता की जीवटता उनके जीवन में
जीते ही, तो उनके नाम से प्रत्येक वर्ष यहाँ पर गिरजा वाटिका में पौधरोपण भी किया जाता है और काफल के पौधे का आज भी पौधरोपण किया गया और विभिन्न स्वैच्छिक लोगों को पर्यावरण संरक्षण के लिए आदरणीय कराई जी की पुण्यतिथि पर पौध भेंट भी किए गए। प्रेस क्लब में आयोजित किया गया। पत्रकार प्रेस क्लब समिति बागेश्वर के द्वारा प्रेस क्लब बागेश्वर के संस्थापक सदस्य, वरिष्ठ आंदोलनकारी और काफल साप्ताहिक समाचार पत्र के संपादक स्वर्गीय श्री हरीश सिंह कराई जी की पुण्यतिथि पर हर साल की तरह इस बार भी उनका पुण्यतिथि कार्यक्रम मनाया गया। आज 8वीं पुण्यतिथि थी और परंपरानुसार आज सर्वप्रथम श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया और उसके उपरांत सभी राजनीतिक गैर राजनीतिक संगठन से जुड़े लोगों, मीडिया कर्मियों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी, उनके संस्मरणों, उनके व्यक्तित्व और उनके योगदान को याद किया। और उसके बाद प्रेस क्लब के समीप भी जो गिरजा वाटिका है, यहाँ विभिन्न प्रजाति के पौधों का पौधरोपण किया गया। सरोवर नगरी नैनीताल में विगत दिनों विनाशकारी बरसात से नैनी झील में जल प्रलय आने से झील में खड़ी नाव टकराकर 40% तक क्षतिग्रस्त हो गई। सीजन के लिए तैयारी कर रहे नाव चालकों को यह एक बड़ा झटका लगा है। देखिए सर, 24-36 घंटे की बारिश में इतनी तबाही आई कि हमारे ये नैनीताल में हमारी बोटें जो हैं 40% डैमेज हो चुकी हैं। हम इनको जल्दी निकाल के अभी 2-4 दिन की धूप मिल जाए, इनको थोड़ा सा रिपेयरिंग हो जाए और हमारा ये अक्टूबर-नवंबर का जो कस्टमर है ये फिर आना स्टार्ट हो जाए, इनके लिए हम रंग रोगन का कार्य कर रहे हैं और जल्दी से जल्दी तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं। हल्द्वानी दौरे पर रहे राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी ने कहा कि उत्तराखंड में आई आपदा से राज्य को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। केंद्र और राज्य सरकार लगातार उत्तराखंड आपदा पर नजर बनाए हुए है और पीड़ितों को हर संभव मदद देने की कोशिश की जा रही है। आइए देखते हैं पूरी खबर। ठीक है सर, आपदा को लेकर के किस तरीके की जानकारी आपने जमा की है अधिकारियों के साथ और किस तरीके का रिलीफ केंद्र के स्तर पर आप उम्मीद कर रहे हैं कि वो दें? देखिए, बड़ी दुखद आपदा उत्तराखंड में पिछले दिनों आई है और आज मैं जो कमिश्नर कुमाऊं हैं अभी उनके साथ बैठा हूं। पूरी आपदा पे हम लोगों ने समीक्षा की, किस तरीके से काम हो रहे हैं और जो कमिश्नर साहब ने बताया कि बड़ी संख्या में लोगों की मृत्यु हुई है और जान माल की भी हानि हुई है। बहुत सारे जो घर हैं उनका नुकसान हुआ है और सड़कों का नुकसान हुआ है, पुलियाओं का नुकसान हुआ है। उस सब को देखते हुए हम लोग एक करके चीज़ों को कैसा हो सकता है, उनको कैसे मदद पहुंचाई जा सकती है, उस पर काम कर रहे हैं। अभी कमिश्नर साहब ने बताया कि लगभग नैनीताल ज़िले में ही बड़ी संख्या में, सैकड़ों की संख्या में मकान ध्वस्त हो गए। तो अभी उसी दौरान हम लोगों ने शहरी विकास मंत्री भारत सरकार से बात की है कि जो शहरी क्षेत्रों में मकानों का नुकसान हुआ है उनकी कैसे भरपाई हम लोग भारत सरकार के द्वारा शहरी विकास मंत्रालय से कर सकते हैं। ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह जी से भी बातचीत हुई है। उन्होंने मानक के बारे में बताया कि किस किस तरीके के मकानों के लिए हम तुरंत धन आवंटित कर सकते हैं। मैं ये विश्वास दिलाता हूँ कि जो मकान ध्वस्त हुए हैं और जो जान माल की हानि हुई है उस सब के लिए भारत सरकार और उत्तराखंड सरकार मिलकर, हमारी डबल इंजन की सरकार उनको रिलीफ पहुंचाने की प्रयास कर रही है। और जितने भी मकान टूटे हैं हमारा प्रयास है कि प्रत्येक जो मकान टूटा है उसको पुनः बनाने के लिए सरकार की तरफ से कुछ ना कुछ धनराशि मिल सके और वो जो नुकसान हुआ है, जो दर्द हुआ है, उसको बांटने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। नेचुरल कैलेमिटी है, एक आपदा है और इसके लिए हमारी सरकार ने लगातार, पहले से आपने देखा कि ये डॉपलर रडार का था। इस बार ये मानने की बात है कि जिस प्रकार का अलर्ट सरकार की तरफ से था और पहले से पूर्वानुमान जो आपदा का था उस कारण नुकसान बहुत कम हुआ और ज़्यादा हो सकता था, लेकिन पहले से पूर्वानुमान लगा लिया गया था, इसके कारण काफ़ी बचाव हो सका है। तो इस तरह के डॉपलर रडार हमारे अब कुछ दिनों में और फंक्शनल हो जाएंगे। आने वाले समय में आपदा के लिए और क्या करना है, हमने एनडीआरएफ की एक यूनिट जल्दी लगाने की तैयारी चल रही है। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में इसको और सुदृढ़ करने की आवश्यकता है। की भी आवश्यकता है क्या? नहीं, अब देखिए, ये तो सरकार में जो लोग हैं वो बहुत स्पेसिफिक सवाल है, वो लोग जरूर देखेंगे, लेकिन उत्तराखंड के अंदर आपदा के लिए हमको और बढ़ चढ़ के प्रयास करने की जरूरत है और हम आगे भी करने वाले हैं। जो कार्य किए जा रहे हैं आपदा में अभी कितना उससे केंद्र सरकार यहाँ पर देखती है? बहुत अच्छे तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से काम हुआ है। और आपदा में आप लोगों ने 2013 की आपदा में भी सरकार ने कैसा काम किया
और आज की आपदा में कैसे काम करना, ये फ़र्क यहाँ के नागरिक स्वयं से देख पा रहे हैं। कितना नंबर देता है 10 में से? जिस प्रकार की भाषा जो आपने मुझे बताया, अगर ऐसी भाषा बोली जा रही है तो ये जब आपदा आती है कम से कम कुछ समय के लिए राजनीति को पीछे छोड़ देना चाहिए और इस वक्त जो लोगों का दर्द है उसको कम करने का प्रयास हमको करना है, ना कि इस तरह की छोटी राजनीति करने पे हमको लोगों को फंसना चाहिए। विपक्ष के लोग जो कहते रहें, हमारा काम है जो लोगों के दर्द है उसको कम करना, लोगों के जो पेन को उसको बांटना, ये हम लोगों का काम है। और जहाँ जहाँ नुकसान हुआ है उनको किस प्रकार से रिलीफ पहुँचाया जा सकता है, हमारी दोनों भारत सरकार और केंद्र सरकार मिलके उन लोगों के लिए प्रयास कर रही है जिनका मकानों की क्षति हुई है, जहाँ और बाकी क्षतियाँ हुई, उन सबको हम पूर्ण करने की कोशिश आर्थिक सहायता के तौर पे यहाँ पर जो आपदा प्रभावित लोग हैं उनका कहना है कि जो 800 रुपये दिए जा रहे हैं तत्काल, वो कहीं ना कहीं बेहदी करना और कहीं लगता है कि मजाक कर रही है। निश्चित तौर पे बहुत भारी नुकसान हुआ है लोगों का और उसमें जो सरकारी मानक हैं उनके हिसाब से मदद की जा रही है। हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी से भी बात करेंगे, भारत सरकार से भी बात करेंगे कि इस आपदा में कम से कम इन मानकों को स्थिर करते हुए मदद ज़्यादा की जा सके, हम लोग इसके प्रयास करें। 3 लोगों की मृत्यु हुई है, 4 लाख को मुआवजा बेटी होने जा रहा है, विपक्ष भी हमला मारा है, विपक्ष का कहना कम से 50 लाख होना चाहिए। आप लोग कितना मानते हैं 4 लाख? नहीं, देखिए, जो मैंने कहा ना, जो हम लोग रिलीफ पहुंचाने की कोशिश करें, केवल 4 लाख का विषय नहीं है, हम और आगे बढ़ने की उसमें कोशिश कर रहे हैं। हम मकानों का, घर का, उनका जो और जो सामान घर में नुकसान हो उन सबको लेकर कोशिश कर रहे हैं। इसलिए मुझे लगता है कि कुछ समय में भारत सरकार के जॉइंट सेक्रेटरी भी आए हुए हैं, वह भी सब उनको वो भी उसका आकलन कर रहे हैं और हम लोग इस राशि को आगे ही बढ़वाएंगे, ये बात मानते हैं। 3800 रुपये और इसको बढ़ाया जा सकता है, कितना बढ़ाया जा सकता है? देखिए, ये फैसला सरकार के लोग लेंगे जरूर और ये बढ़ाया जाएगा, लोगों को और लाभ पहुंचाया जाएगा। सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा होने वाला है, किस तरीके से खास रहने वाला है ये दौरा? केदारनाथ आने वाले हैं। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी का उत्तराखंड से बहुत ज़्यादा लगाव है, ये सब लोग सर्वविदित है और केदारनाथ से तो उनका बहुत ही अंतरंग उनका रिश्ता रहा है, आज नहीं बहुत पहले से उनका संबंध रहा है। तो मुझे उनके, क्योंकि वो आ रहे हैं तो उनका वहाँ पूजा और अर्चना वो लगातार करते रहे हैं। आपको याद होगा 2019 में भी वो वहाँ आए थे और रात भर उन्होंने वहाँ तपस्या लीन रहे थे। अब आ रहे हैं, बहुत सारे विकास के कामों का भी उद्घाटन करेंगे। केदारनाथ का जो पूरा केदार वैली है उसके लिए भी और बहुत सारी सौगातें मिलेंगी। मुझे लगता है कि उनका ये निजी कार्यक्रम अखिल भारतीय किसान यूनियन ने नानकमत्ता में अपने कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में किसानों ने उत्तर प्रदेश के लखीमपुर के भाजपा सरकार के राज्य मंत्री अजय मिश्रा को बर्खास्त करने और उन पर मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। देशव्यापी हमारा आंदोलन हो रहा है। आज 26/10 को ये जो लखीमपुर कांड हुआ है उससे संबंधित अजय मिश्रा राज्य मंत्री भारत सरकार को तत्काल बर्खास्त किया जाए और उसके ऊपर केस चलाया जाए। भड़काऊ भाषण देने का जो अन्य उसकी गतिविधियां सी, इसको लेके हम ये प्रदर्शन कर रहे हैं। उसी कड़ी में आज नानकमता में एक मांग हम और रख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अजय मिश्रा को संरक्षण ना दे। ये जो लोकतंत्र है इसकी मर्यादा कायम रहे। इसके अलावा हमारी अन्य मांगे जो किसान मोर्चे के संबंधित थी उस मांगों के ऊपर भी हमने ये मांग रखी है। और जो ये आपदा में नुकसान हुआ किसानों का उसको जो मुआवजा दिया जाए और ये बेलगाम महंगाई जो है उसको उसके ऊपर लगाम लगाई जाए और जो किसानों के जो काले कानून हैं वो वापस किए जाएं। इन मांगों को लेके आज हमने ये प्रदर्शन किया है। इन मांगों को लेके ही हम आज आंदोलन कर रहे हैं। खटीमा के ग्राम सभा बरी अंजनिया बंगाली कॉलोनी में श्यामजी इंडस्ट्री के द्वारा शौचालय का पानी आरसीसी सड़क पर बहाया जा रहा है, जिसको लेकर ग्रामीणों ने तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा तथा शौचालय का गंदा पानी बंद करवाने की मांग की है। हमारे ग्राम सभा बरी अंजनिया में राइस मिल है, राइस मिल का जो शौचालय का पानी है वो हमारे आरसीसी रोड पर छोड़ रखे हैं
जिसके वजह से स्कूली बच्चों को आने जाने में बहुत सारी दिक्कतें हो रही हैं और बुजुर्ग को भी प्रॉब्लम हो रही है। वहाँ लगभग 100 से ज़्यादा परिवार का आना जाना रहता है और काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। मांग ये की है कि जल्द से जल्द कार्रवाई हो और हमें इस दिक्कत से निजात मिले। तहसीलदार महोदय को ज्ञापन देकर जल्द से जल्द निजात दिलाने की मांग की। सर 4 साल से दिक्कत है। ये अनीता अग्रवाल की मिल है, श्याम इंडस्ट्रीज के नाम से, और इसमें जो है गाड़ियाँ आती हैं, गाड़ी धोते हैं और लेटरिन का इनके पानी आता है। पूरे रास्ते में पानी लगभग 1 फीट जमा होता है, कीचड़ पानी सब इसमें रहता है। पूरा गांव परेशान है इससे और इनसे कई बार कहा भी गया। संजय अग्रवाल हैं, अनीता अग्रवाल के पति जी, ये कहते हैं हाँ करवा देंगे, लेकिन अभी तक इनमें कोई कदम नहीं उठाया। जी सर, इसमें बच्चे पढ़ने वाले हैं, रेलवे पार से भी आते हैं। बहुत बड़ी कॉलोनी है, इसमें कई बार फिसल के बस्ता लेके गिर गए हैं, फिर वापस ये गए हैं अपने घर, फिर अपना ड्रेस बदल के फिर आए हैं। कई बुढ़े लोग इसमें गिर गए हैं, कई बार शिकायत भी की गई, लेकिन ये संजय अग्रवाल ये सुनते नहीं हैं। एकदम लगभग सर यहाँ लगभग 100 घर है, 100 परिवार लगभग है, और इनके सारे बच्चे हैं, बूढ़े हैं, सब मजदूरी करने वाले हैं, आते जाते हैं, इसमें फिसल के गिर जा रहे हैं। गाड़ी भी कई चक्कर गिर गई है, बाइक से आते जाते हैं लोग। आपका नाम? मेरा नाम सर उमा शंकर है, मैं यहीं से हूँ। इनके अग्रवाल साहब की मिल से ही मेरा मकान लगा हुआ है। बाजपुर की राम भवन धर्मशाला में कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे ने सैकड़ों लोगों को आपदा सहायता राशि के चेकों का वितरण किया। इस दौरान उन्होंने आपदा के दौरान मृत लोगों के प्रति दुख व्यक्त किया। मैं सबसे पहले भगवान का मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि इस आपदा की घड़ी में हम लोगों के आपदा तो आई, लेकिन लोगों का आर्थिक रूप से नुकसान हुआ है, लेकिन जनहानि नहीं हुई। एक ये बड़ी भगवान की कृपा है। बावजूद प्रदेश में लगभग 75 से ज़्यादा लोग हमारे अपने हैं जो हमको छोड़ के चले गए, उनके प्रति हम अपनी संवेदना प्रकट करते हैं। और इस आपदा के समय में सरकार के जो हमारे अंग हैं, सभी अधिकारी कर्मचारी और भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता सब लोगों ने मिलकर एक सामूहिक प्रयास किया, और जो इससे आपदा में प्रभावित लोग हैं उन तक सरकारी सहायता भी और निजी सहायता भी अधिकांश लोगों ने लोगों तक पहुंचाने का काम किया। निश्चित ही ऐसे सभी लोगों को मैं साधुवाद करता हूं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 1 दिवसीय औचक दौरे पर अपने विधायक सभा क्षेत्र खटीमा पहुंचे। बताया जा रहा है कि इस दौरे के दौरान मुख्यमंत्री धामी अपने विधानसभा क्षेत्र में चल रहे विकास कार्यों का निरीक्षण करेंगे, साथ ही क्षेत्र में भारी वर्षा से हुए नुकसान का जायजा लेंगे। मैंने आश्रम पद्धति, शहीद स्मारक, सरकारी अस्पताल हमारा और किसानों का इस समय धान की जो फसल है उसकी ठीक से तुलवाई हो, उसके लिए मैंने मंडी परिषद में जाके कौन क्रय केंद्रों का भी निरीक्षण किया है। साथ ही साथ एकलव्य विद्यालय हमारा जो यहाँ पर लंबे समय से यहाँ के जनजाति समाज के उसकी लगातार मैंने मांग उठाई थी, और अब उसका निर्माण कार्य लगभग 70-80% हो गया है। मेरा यह भी प्रयास है, मैंने आज विभाग के अधिकारियों को कहा है कि 15 दिसंबर तक उसको भी पूरा कर दें, हैंडओवर कर दें। इसी प्रकार से बाईपास है, उसका भी जल्दी से जल्दी जो है काम पूरा हो। हमारा जो बस अड्डा है उसका काम भी पूरा हो। अन्य जो भी योजनाएं, अभी बहुत सारी योजनाएं हैं, क्योंकि आज जितना समय है उतने समय में एक बार मैं स्वयं देखना चाहता हूँ सारे अधिकारियों के साथ जाकर। धारचूला विधायक हरीश धामी अपने विधानसभा क्षेत्र में आई आपदा के कारण पीड़ितों को अभी तक राहत नहीं मिलने को लेकर जिलाधिकारी कार्यालय में धरने पर बैठे हैं। सब देख रहे हैं, आज 100 दिन से ज़्यादा का समय हो गया। दारमा, चौदास, ब्यास तमाम क्षेत्र के रास्ते बंद हैं। पर्यटक क्षेत्र हमारा मुंशियारी का आप हाल देख रहे हैं, थल से मुंशियारी और जौलजी से मुंशियारी की सड़क, वहाँ पर लोग जान हथेली पे लेके चल रहे हैं। कनार जो हमारा दुर्गम क्षेत्र है, 22 किलोमीटर लोग पैदल जाते हैं, उनका पैदल रास्ता अभी तक भी आपदा के बाद भी जो है उसको दुरुस्त करने के लिए धन नहीं दिया गया। नामिक का 27 किलोमीटर का दूर का एरिया है, उसके लिए जो है उसका जो पुल के बगल में जो रास्ता टूट गया उसके लिए पैसा नहीं दिया गया है। और ऐसे तमाम पूरे धारचूला विधानसभा के गांव हैं जिनके संपर्क मार्ग टूट गए हैं, पेयजल योजना टूट गई है, सरकारी विद्यालय जो है क्षतिग्रस्त हो गए हैं। हमारा बोना तोमिक जो कृषि के क्षेत्र में सबसे पहला क्षेत्र है, जहाँ राजमा और
आलू की खेती की जाती है। वहाँ के लोग हल्द्वानी से हमको 300 रुपये कुंटल जो है भाड़ा मुंशियारी का पड़ता है, जबकि बोना से मधकोट 550 रुपये में हम जो है 80 किलो जो है आलू राजमा ढो पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं क्षेत्र के लोगों के साथ अनदेखी की जा रही है और आपदा प्रभावितों को अभी तक पुनर्वास नहीं दिया गया है। अगर पुनर्वास की बात करते हैं तो ये 2011 की जनगणना उसमें डाल देते हैं। हमारा सीधे सीधे सरकार को ये कहना है, डबल इंजन की सरकार है। 2021 में आपदा आ रही है तो 2021 के जिस दिन आपदा आती उस दिन की जनगणना देखी जानी चाहिए। उस दिन का जो है उस क्षेत्र की परिस्थिति को देख के पुनर्वास किया जाना चाहिए, ना कि 2011 की जनगणना। तो हमारा सीधे से सरकार से मांग है, मुख्यमंत्री आते हैं धारचूला में जो है आधे घंटा धारचूला में जो है सैर सपाटा करते हैं और चल देते हैं और नई घोषणा करके जाते हैं, जबकि 2013 से लेकर 2016 के बीच जो कार्य हुए थे, जिनकी घोषणा हुई थी, उन कार्यों को आगे बढ़ाने का कोई जो है बात नहीं करते हैं और आपदा प्रभावितों के लिए जो है पुनर्वास की कोई बात नहीं करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं क्षेत्र की जनता के साथ अनदेखी है और सतला बिहार है। और मेरा सीधे सीधे भाजपा सरकार को आरोप है कि भाजपा सरकार जहाँ पे कांग्रेस के विधायक हैं उस क्षेत्र के साथ अनदेखी कर रही है और वहाँ का विकास कार्यों को जो है चौपट कर रही है। और अब ये जब चुनाव का समय आ रहा है तो वहाँ के लोगों को फिर झूठी घोषणाएं, जिस तरह 2017 में देश के प्रधानमंत्री ने परेड ग्राउंड में कहा था कि हम पहाड़ की जवानी को रोककर पहाड़ के पानी को रोककर पहाड़ की जवानी लौटाएंगे और डबल इंजन की सरकार बनाने की मांग की थी। यहाँ की जनता ने जो है उन पर विश्वास करके प्रचंड बहुमत उस सरकार को देने का काम किया और वो सरकार आज भी बेरोजगारों को छलने का काम कर रही है और पहाड़ के जो है जवानी तो लौटी, पानी तो रुकी नहीं गई और न पहाड़ की जवानी लौटाएगी, बल्कि जो जवान थे उनको भी वक्त से पहले बुजुर्ग जो है बुढ़ापे की ओर डालने की कोशिश की जा रही है। तो मेरा सरकार से सीधे सीधे जो है मांग है कि 8 तारीख तक अगर आप हमारी तमाम मांगों पर कार्रवाई नहीं करते हैं तो 8 तारीख से मैं इसी जिला प्रांगण में अधिकारी के प्रांगण में क्षेत्र की जनता को लेकर आमरण अनशन करूंगा। उसमें जो भी अगर कोई हानि होती है, किसी तरह की अगर कोई नुकसान होता है तो उसकी जवाबदेही सरकार और प्रशासन की होगी। आगामी 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने कमर कस ली है। वहीं पूर्व ब्लॉक प्रमुख संध्या डालाकोटी ने भाजपा की सरकार को विफल बताते हुए भाजपा सरकार पर निशाना साधा। देखिए पूरी खबर एबीपीएल न्यूज संवाददाता राकेश जोशी के साथ। आगामी 2022 के विधानसभा चुनाव नजदीक है और लगातार जो है सियासी गर्मियां जो है तेजी होती दिखाई दे रही है। इसी मामले में जो बात करने के लिए हमारे बीच में पूर्व ब्लॉक प्रमुख संध्या डालाकोटी जी मैडम मौजूद है। मैडम, आपसे सबसे पहले तो आपका स्वागत है एबीपीएल न्यूज में। धन्यवाद भैया। आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से आगामी 2022 के विधानसभा चुनाव नजदीक है और किस तरीके से जो है कांग्रेस जो है अपनी जो है विकास के मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जा रही है। देखिए, कांग्रेस पार्टी विकास की पार्टी है। उसने हमेशा क्षेत्र में विकास किया है और वो पूर्व में हमारे जो पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी के समय में, प्रताप सिंह जी के समय में, स्वर्गीय इंदिरा हृदय जी के समय जितने भी विकास कार्य हुए थे उनको हम धरातल पर लेके जाएंगे। और मैं ये कहना चाहती हूँ आपसे, हम कांग्रेस जो है हर बूथ में मजबूती से काम कर रही है। बूथ में जितने भी हमारे वर्कर हैं वो जो एक अध्यक्ष है वो 10 मेंबर बनाने का काम कर रहा है। तो हम लोग जोर शोर से बूथ को मजबूत करेंगे। हमारा बूथ मजबूत होगा तो पूरा क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी मजबूत होगी। जिस तरीके से मैम देखते हैं, लगभग जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार को 4.5 साल से ज़्यादा का समय बीत चुका है, लेकिन जो वर्तमान में जो महंगाई की बात करें तो महंगाई अपनी चरम सीमा पर है, जिससे जो है जनता जो है त्रस्त हो चुकी है। कि इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जब चुनाव लड़ने आई थी तो इनने हमारी क्षेत्र की सम्मानित भोली भाली जनता से ये कहा था डबल इंजन की सरकार बनाएंगे और अच्छे दिन आएंगे। अच्छे दिन आज इस तरह से अच्छे दिन आ गए हैं कि जो हमारी महंगाई है वो जो कांग्रेस पार्टी के समय में 450 का सिलेंडर था वो आज 900 पार हो चुका है। जो रेट तेल के थे हमारे 70 से 80 वो आज 100 के पार हो चुके हैं। और सबसे ज़्यादा जो हमारे डेली रूटीन की चीज़ें हैं जिससे हमारे घर की महिलाएं रसोई संभालती हैं, चाहे दाल कह लीजिए, जो हमारा लाई का तेल है वो 200 रुपये पार हो चुका है। सबसे बड़ी बात तो यह है। और ये सरकार पूरी तरह से फेल हो चुकी है।
और इस सरकार ने सिर्फ 4.5 साल में 3 मुख्यमंत्री बदले हैं और कुछ नहीं कर रखा। अगर इतना ध्यान ये विकास कार्य में लगाते तो इस समय इस प्रदेश की स्थिति कुछ और होती। जैसा कि आप जानते हैं कि इस समय जो है कुछ समय पहले जो है 3 दिन की जो दैविक आपदा से जो है उत्तराखंड में त्राही मच चुकी थी। लगभग आंकड़ों के हिसाब से 47 लोग जो है इस आपदा में जो है शहीद हो गए थे। लेकिन वर्तमान की बात करें, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जो राजनीतिक लोगों की बात करें तो वो जो है आ रहे हैं लेकिन आश्वासन देके जा रहे हैं। इस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए 17, 18 और 19 की दैवीय आपदा आई थी, उसमें अभी तक का जो आंकड़ा है वो 47 लोगों को जनहानि हो चुकी है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ सरकार से, जिस तरह से आप हवाई दौरे कर रहे हैं, स्थलीय निरीक्षण कर रहे हैं हर जगह का, तो उसमें उतनी स्पीड से काम भी करें। और मैं ये कहना चाहती हूँ आप लोगों से कि आपके यहाँ पर कैबिनेट मंत्री हैं, सीएम साहब खुद इस रोड से जा रहे हैं, अब 3 बार इस रोड से जा चुके हैं। तो इस रोड की स्थिति देख लीजिएगा, कमर तक का गड्ढे हो चुके हैं। कई बार यहाँ पर एक्सीडेंट का डर बने रहता है और सब चीज़ की परेशानियाँ बढ़ते जा रही हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी काम करने में असमर्थ है अभी। बिल्कुल मैडम, जिस तरीके से देखते हैं दैविक आपदा में जो है बात करें लालकुआ विधानसभा की, तो लालकुआ विधानसभा के बिंदु खत्ता क्षेत्र में जो गौला से सटे हुए लोग थे, वहाँ जो है 5 लोगों को जो है घर जो है गौला नदी में समा गए थे। उनको जो है आपने एक मानवता की एक मिसाल जो कायम करी, आपने जो है उन बेसहारा असहाय लोगों को जो है अपनी ज़मीन जो है दान में करी। और आपने जो है कहीं ना कहीं सरकार से ये मांग करी है कि ज़मीन तो आपने दे दी है, लेकिन उनको जो है घर बनाने की जो है सरकार जो है इसकी योजना दे, या सरकार इसमें जो उनकी आर्थिक मदद करे। क्या किसी प्रकार को कोई आश्वासन मिला सरकार द्वारा? देखिए बिंदु खत्ता इंदिरा नगर 2 गब्दा में मैं जब दैवीय आपदा आई थी तो उस समय वहाँ गई थी, और जो मैंने अपने आँखों से आपदा का मंजर देखा, मैं मतलब खुद अपने को रोक नहीं पाई। वहाँ पर हमारी एक वहाँ पर बहुत ही सयानी आदरणीय देवकी देवी जी बैठी हुई थी, जिनका मकान दैवीय आपदा के आने से उस नदी में समा गया था। तो उनका ये कहना था कि अब हम लोग भी जी के क्या करें, हम लोग भी इसी नदी में समा जाते हैं। तो मैं क्योंकि मैं भी एक महिला हूँ और एक महिला ने ये बात कही तो मुझे दर्द हुआ, और मैंने अपनी वहाँ पर इंदिरा नगर 1 में जो ज़मीन थी हर पर परिवार को 500 स्क्वायर फीट ज़मीन दी। और मैं सरकार से ये कहना चाहती हूँ, आपने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आप लोग उनके लिए मकान बनाइए, उनको खाने के लिए भोजन, हम लोगों ने 1 महीने का उनको राशन भी अवगत कराया था। और जितनी भी आपकी योजनाएं हैं, क्योंकि उनके पास ना ही रहने का घर है और ना ही ज़मीन है। मैडम, जिस तरीके से देखते हैं लालकुआ विधानसभा की बात करें तो लालकुआ विधानसभा में आगामी चुनाव नज़दीक है। आगामी चुनाव को लेकर जो है महिलाओं की बात करें तो महिलाओं में जो है एक प्रबल दावेदार जो है आप, तो किस तरीके से आपकी वो चल रही है आगे की रणनीति? देखिए सबसे पहले तो मैं अभी हमारी राष्ट्रीय महासचिव और यूपी की प्रभारी आदरणीय प्रियंका जी को धन्यवाद देना चाहती हूँ। उनने महिलाओं को यूपी में 40% आरक्षण की बात कही है। तो यूपी से लगता हुआ भी उत्तराखंड है हमारा, मैं ये सोच रही हूँ कि उत्तराखंड में भी ये बात लागू होनी चाहिए। और मैं 2002 से क्षेत्र में सामाजिक धार्मिक रूप से काम करती हूँ। तो मैं ये कहना चाहती हूँ, अगर पार्टी चाहे प्रदेश का संगठन, चाहे राष्ट्रीय संगठन और जिले का संगठन देखेगा, अगर मेरे काम को देख के कुछ निर्णय लेगा तो अवश्य ही मैं लालकुआ विधानसभा से चुनाव लड़ूंगी। और इसमें सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहती हूँ, अगर सर्वे के हिसाब से आप महिला को आके देखेंगे तो मैं ये कहना चाहती हूँ अपनी पार्टी से सर्वे भी कराइए। और अब यूपी में जब आदरणीय प्रियंका जी ने 40% की बात कही है तो हम उनको धन्यवाद देना चाहते हैं। और महिलाओं को भी आगे आना चाहिए, क्योंकि जो महिलाएं क्षेत्र में नेतृत्व करती हैं, मेरे को ब्लॉक प्रमुख बनने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। और हम लोगों का जो काम सिर्फ समाज की सेवा करना है। और मैं ये चाहती हूँ कि पार्टी का नेतृत्व देखे, और आगामी लालकुआ विधानसभा से मैं भी अपनी दावेदारी पूरी रख रखी है और 2002 से कर रही हूँ क्षेत्र में वर्क।
बिल्कुल, ये हमारे बीच में जो है पूर्व ब्लॉक प्रमुख संध्या दालाकोटी मैडम थी, जिन्होंने सीधे तौर पे बताया कि बात करें आगामी 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर जो है पूरी तरीके से जो है रणनीति बनाई जा रही है, विकास के मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाया जा रहा है। और वहीं दैवीय आपदा से जो है जो लोगों का जो है जो गौला में जिन लोगों के घर समा गए थे लालको विधानसभा के अंतर्गत, उनको भी जो है एक मानवता की मिसाल जो इन्होंने जो है कायम करी है, अपनी जो है जमीन दान पे की है। और वहीं आगामी 2022 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो आगामी 2022 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने जो है रणनीति बना ली, कांग्रेस ने कमर कस लिया और आगामी 2022 के विधानसभा चुनाव में जो है कांग्रेस जो है भारी बहुमतों से उत्तराखंड की धरातल पर फतेह हासिल करेगी। राकेश जोशी, एबीपीएल न्यूज के साथ, गौलापार। भले ही भारत और पाकिस्तान के बीच हुए T20 क्रिकेट मैच में भारत को पाकिस्तान से मिली करारी हार से पूरा देश परेशान है, तो वहीं भारत में रहने वाले कुछ लोगों द्वारा पाकिस्तान की जीत पर जश्न मनाने से देश शर्मसार हुआ है, जिसके विरोध में विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने भारत में रहने वाले पाकिस्तानी समर्थकों का पुतला फूंका और सरकार से देशद्रोही लोगों पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं द्वारा आक्रोश व्यक्त किया गया है पाकिस्तान का पुतला दहन करके, और ये आक्रोश पूरे देश में देखने में आ रहा है, क्योंकि भारत और पाकिस्तान के मध्य एक क्रिकेट मैच हुआ वर्ल्ड कप T20 के अंतर्गत, और उसमें भारत की हार हुई। हार जीत खेल का एक हिस्सा है और वो लगी रहती है, लेकिन कहीं ना कहीं इस देश के भीतर रहने वाले पापी पाकिस्तान के प्रति जो मन में प्रेम धारण करे हुए हैं, ऐसे षड्यंत्रकारियों के चेहरे से नकाब हटा है। उन्होंने देश के विभिन्न कोनों में, विभिन्न क्षेत्रों में पाकिस्तान की जीत का जश्न मनाया है, पाकिस्तान के झंडे को हाथ में थामा है और मिठाइयाँ वितरित की हैं। ऐसे देश विरोधी षड्यंत्रकारियों के विरुद्ध में कठोर कानून कार्रवाई की जाए और उन पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा लगाया जाए, और ऐसे लोगों को कहीं ना कहीं मृत्युदंड भी दिया जाए तो कम है। एक और हमारे देश के सैनिक सीमा पर खड़े होकर देश की सुरक्षा के लिए निरंतर प्रयासरत हैं, अपनी जान की बाजी लगा देते हैं, और ऐसे पापी पाकिस्तान के विरोध करने के बजाय वो लोग उसका समर्थन करते हैं। ऐसे लोगों को देश में रहने का बिल्कुल भी अधिकार नहीं है। निश्चित रूप से ऐसे लोगों को पाकिस्तान चला जाना चाहिए जो भारत के संविधान के अंतर्गत भारत की बहुत सारी व्यवस्थाओं का सरकार के माध्यम से, शासन के माध्यम से उपयोग करते हैं। बहुत सारी व्यवस्थाएं भारत में रहकर इस धरती माता की कोख से पैदा हुए अनाज को खाकर हष्ट बलिष्ठ होते हैं, लेकिन जो पाकिस्तान हमेशा जम्मू कश्मीर के भीतर आतंकवादी गतिविधियां और षड्यंत्र को अंजाम देता है, जो भारत के बहुत सारे क्षेत्रों में आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देता है, जो मानवता का शत्रु है, जो सदैव भारत का एक दुश्मन, शत्रु और विरोधी रहा है, उसकी जय जयकार करने वालों को देश में रहने का अधिकार ही नहीं बनता है।